1968 पैसिफिक ओशियन 16,000 फीट की गहराई। सोवियत यूनियन की एक न्यूक्लियर सबमरीन K-129 3 बैलिस्टिक मिसाइल्स और टॉप सीक्रेट क्रिप्टोग्राफिक कोड्स के साथ समुद्र में डूब जाती है। सोवियत नेवी महीनों तक मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाती है पर फेल हो जाती है। उनको आइडिया भी नहीं था कि अमेरिकन नेवी को पहले से ही सबमरीन की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम थी। अमेरिका के सामने अब एक सीधा पर इम्पॉसिबल टारगेट था, सोवियत यूनियन को बिना भनक लगे 3 माइल्स की गहराई से इस 2000 टन सबमरीन को चुराना। इस मिशन को कोड नेम दिया गया प्रोजेक्ट एजोरियन। यह हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे कॉम्प्लेक्स और डेयरिंग इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसके लिए CIA को पूरी तरह से एक फेक इंडस्ट्री बनानी पड़ी। मार्च 1968 सोवियत पेट्रोल सबमरीन K-129 हवाई से 1560 माइल्स दूर अचानक रडार से गायब हो गई। सोवियत यूनियन ने एक मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया पर ओशियन के ह्यूज स्केल के आगे उनका इंस्ट्रूमेंट बेकार था। दूसरी तरफ अमेरिकन नेवी के पास SOSUS साउंड सर्विलेंस सिस्टम था, ओशियन फ्लोर पर बिछाए गए हाइड्रोफोन्स का एक हाईली क्लासिफाइड नेटवर्क जिसको सोवियत सबमरीन ट्रैक करने के लिए बनाया गया था। इस नेटवर्क ने K-129 के डूबने के टाइम हुए अंडर वाटर एक्सप्लोजन की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी और लोकेशन रिकॉर्ड कर ली थी। अमेरिका के लिए K-129 सिर्फ एक डूबा हुआ जहाज नहीं था, ये एक इंटेलिजेंस गोल्ड माइन था। इसमें सोवियत यूनियन के R-21 न्यूक्लियर वॉरहेड डिजाइन मैनुअल और सबसे इंपॉर्टेंट कोड बुक मौजूद थे। अगर अमेरिका इन कोड्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता तो वो सोवियत यूनियन का पूरा नेवल कम्युनिकेशन बिना किसी हिंड्रेंस के पढ़ सकते थे। पर एक मेजर टेक्निकल प्रॉब्लम थी, सबमरीन सरफेस से 16,000 फीट नीचे थी। उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से उतनी गहराई से एक डाइवर का जिंदा वापस आना भी चमत्कार था। 2000 टन सॉलिड मेटल को लिफ्ट करना तो फिजिक्स के रूल के खिलाफ था। CIA इंजीनियर्स ने एक एक्सट्रीम सॉल्यूशन डिजाइन किया। उन्होंने एक मैसिव शिप बनाया जो टेक्निकली एक ऑयल ड्रिलिंग रिग की तरह फंक्शन करेगा। इस शिप के बेस में एक 274 फीट लंबा मैकेनिकल क्लॉ लगाया गया जिसको क्लेमेंटाइन नाम दिया गया। इस मैसिव क्लॉ को 3 माइल लंबे स्टील पाइप के थ्रू ओशियन फ्लोर तक भेजा जाना था जो सबमरीन को लॉक करके वापस ऊपर खींचेगी। इसे स्पाइस सैटेलाइट से हाइड करने के लिए शिप के बिल्कुल सेंटर में एक जाइंट अंडर वाटर चैम्बर बनाया गया जिसे मून पूल कहते हैं। इस इंजीनियरिंग चैलेंज से भी बड़ा चैलेंज डिप्लोमेटिक था। इंटरनेशनल वाटर में एक जाइंट अमेरिकन शिप को महीनों तक एक ही जगह पर खड़ा देखकर सोवियत यूनियन डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन ले सकता था। CIA को एक फुल प्रूफ कवर स्टोरी चाहिए थी। उन्होंने अप्रोच किया मिस्टीरियस और रिक्लोजिव बिलियनर हावर्ड हग्स को। ग्लोबल प्रेस को बताया गया कि हग्स की कंपनी सुमा कॉर्पोरेशन ओशियन फ्लोर से मैग्नीज नोड्यूल्स निकालने के लिए ग्लूमर एक्सप्लोरर नाम का एक डीप सी माइनिंग शिप बना रही है। यह कवर स्टोरी इतनी सॉलिड थी कि दूसरे कई मेगा कॉर्पोरेशन ने रियल में डीप सी माइनिंग में मिलियंस इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए। 4 जुलाई 1974 ग्लोमर एक्सप्लोरर टारगेट कोऑर्डिनेट्स पर पहुंचा। एक्सट्रैक्शन ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। क्लेमेंटाइन ने ओशियन की गहराई में जाकर स्लोली सबमरीन को लॉक कर लिया। ऊपर खींचना शुरू हुआ। प्रोसेस स्लो और हाईली अनस्टेबल थी। जब सबमरीन सरफेस के हाफ में मार्क तक आ चुकी थी तब अचानक एक्सट्रीम प्रेशर और मेटल फटीग के वजह से K-129 का स्ट्रक्चर स्नैप हो गया। सबमरीन का 2/3 हिस्सा जिसमें मेन मिसाइल्स और कोड बुक था वापस 16,000 फीट नीचे पिच ब्लैक ओशियन फ्लोर पर गिर गया। यह ऑपरेशन पार्शियली ही सक्सेसफुल रहा। CIA सिर्फ सबमरीन के फ्रंट सेक्शन को रिकवर कर पाई जिसमें कुछ सोवियत सेलर की बॉडीज और 2 न्यूक्लियर टॉर्पिडोज थे। पर 1975 में इस $350 मिलियन के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट की डिटेल्स अमेरिकन प्रेस में लीक हो गई। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने FOIA फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर CIA से अनक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट मांगे। सोवियत यूनियन के साथ डायरेक्ट रिटेलिएशन और डिप्लोमेटिक डिजास्टर से बचने के लिए CIA ने एक ऐसी लाइन ड्राफ्ट की जो आज तक इंटेलिजेंस एजेंसी यूज करती है। वी कैन नाइदर कंफर्म नॉट डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड। यह एग्जैक्ट लाइन आज लीगली ग्लोमर रिस्पॉन्स के नाम से जानी जाती है। प्रोजेक्ट एजोरियन ने अमेरिका को वो इंटेलिजेंस कोड नहीं दिए जो उन्हें चाहिए थे, पर इसने डीप सी
सी इंजीनियरिंग के लिमिट्स को परमानेंटली पुश कर दिया। आज ओशियन फ्लोर पर बिछी हुई इंटरनेट केबल्स और डीप वाटर रोबोटिक्स के फाउंडेशन उसी 1974 ऑपरेशन से आती है। हिस्ट्री में सबसे फैसिनेटिंग केस स्टडीज वो नहीं होती जो इजिली दिख जाती है, बल्कि वो होती है जिन्हें इरेज करने के लिए गवर्नमेंट लिटरली एक नए सेक्टर को इन्वेंट कर देती है।